तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं एक ऐसे किरदार से जो शायद लिटरेचर के सबसे अजीब और दिलचस्प किरदारों में से एक है। जीन बप्टिस्ट ग्रेनोई। हाँ। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे भगवान ने एक तरह की सुपर पावर दी हो। दुनिया की हर गंध को सूंघने और समझने की शक्ति। बिल्कुल। लेकिन उसने इस वरदान का इस्तेमाल एक बहुत ही शैतानी काम के लिए किया। ये कहानी जुनून की है, कला की है और उस भयानक अकेलेपन की भी है जो किसी महान काम को पूरा करने के बाद महसूस हो सकता है। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक फिल्म की कहानी बताते हैं जिसमें ये शख्स ग्रेनोई दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनाने निकलता है। लेकिन उसका रॉ मटेरियल? कोई फूल या मसाले नहीं, जवान लड़कियों की खुशबू। हाँ, और कहानी की शुरुआत ही इतनी असरदार है। हमें पहले ही बता दिया जाता है कि ये किरदार एक राक्षस है। बिल्कुल। उसे 12 लड़कियों की हत्या के जुर्म में फांसी होने वाली है और पूरा शहर जश्न मना रहा है। और फिर पूरी कहानी हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि वो इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। तो चलें इस कहानी की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो ग्रेनोई की शुरुआत, उसकी पैदाइश ही बड़ी अजीब है। हाँ, वो 18वीं सदी के पेरिस में पैदा होता है। और वो भी शहर के सबसे गंदे, सबसे बदबूदार मछली बाजार में। और पैदा होते ही उसकी माँ उसे मरी हुई मछलियों के ढेर में फेंक देती है। ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने पहले 4 बच्चों के साथ किया था। और यहीं पर कहानी का पहला विरोधाभास, पहली आयरनी सामने आती है। क्या? कि जिस दुनिया ने उसे आते ही नकार दिया, उसे कूड़े में फेंक दिया, उसी दुनिया की गंध, मतलब वो मछली की सड़ांध, गंदगी, वो सब कुछ, हाँ, जब उसकी नाक में जाती है तो वो पहली बार रोता है। और उसी रोने की आवाज से उसकी जान बचती है। लेकिन उसकी माँ की जान चली जाती है। हाँ, उसी की चीख की वजह से लोग उसे देख लेते हैं और उसकी माँ को बच्चे को मारने के जुर्म में फांसी दे दी जाती है। मतलब उसका पहला सांस लेना ही उसकी माँ की मौत का कारण बन गया। बिल्कुल, यहीं से उसकी जिंदगी की त्रासदी शुरू हो जाती है। उसे एक अनाथालय भेज दिया जाता है। हाँ। जहाँ दूसरे बच्चे उसे अजीब समझकर मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो हर बार बच जाता है। कमाल की बात यह है कि वो 5 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखता। उसे जरूरत ही नहीं थी। सही बात है। उसके लिए दुनिया शब्दों से नहीं बनी थी, गंध से बनी थी। वो पत्थर की गंध, लकड़ी की गंध, पानी की गंध, मेढक की गंध, हर चीज को अपनी नाक से पहचानता था, उन्हें याद रखता था। ये उसकी शक्ति भी थी और एक तरह से उसका अभिशाप भी। उसकी सूंघने की शक्ति सिर्फ एक सेंस नहीं थी, दुनिया को समझने का उसका एकमात्र तरीका थी। वो चीजों को देखकर या छूकर नहीं, सूंघकर जानता था। और शायद यही बात उसे बाकी इंसानों से पूरी तरह अलग और अकेला बना देती है। हाँ। 13 साल की उम्र में उसे एक चमड़े के कारखाने में, मतलब एक टैनरी में बेच दिया जाता है। एक ऐसी जगह जहां ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में केमिकल और गंदगी से मर जाते थे। और ग्रेनोई, वो वहां भी जिंदा रहा, जैसे दुनिया की कोई गंदगी उसे छू ही नहीं सकती थी। फिर एक दिन काम से शहर आते हुए उसकी जिंदगी बदल जाती है। हाँ, पेरिस की हजारों नई खुशबुओं के बीच उसकी नाक एक ऐसी महक पकड़ती है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक दिव्य, एक अलौकिक महक। और वो महक थी एक जवान लड़की की जो बेर बेच रही थी। ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो खुशबू उसके लिए एक नशा बन गई। वो उसका पीछा करने लगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उसका इरादा शायद बुरा नहीं था। वो बस उस खुशबू को अपने अंदर समा लेना चाहता था, उसे हमेशा के लिए महसूस करना चाहता था। वो उस लड़की के इतना करीब पहुंच जाता है कि वो डरकर चीख पड़ती है। और उसकी चीख को दबाने की कोशिश में ग्रेनोई अनजाने में उसकी जान ले लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही डरावना मोड़ आता है। लड़की के मरने के बाद भी उसकी त्वचा से वो दिव्य खुशबू आ रही होती है। वो उसके ठंडे शरीर को सूंघता रहता है जब तक वो खुशबू पूरी तरह उड़ नहीं जाती। और यहीं उसी पल उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिलता है, जो एक मासूम की मौत से पैदा हुआ है। उसे एहसास होता है कि उसका जन्म ऐसी अनमोल खुशबुओं को पकड़ने और उन्हें हमेशा के लिए संरक्षित करने, मतलब प्रिजर्व करने के लिए हुआ है। तो क्या ये कह सकते हैं कि यहीं पर उसके अंदर का कलाकार और कातिल दोनों एक साथ पैदा हुए? बिल्कुल। वो उस खूबसूरती को बचाना चाहता था, लेकिन उसे बचाने का उसका तरीका सिर्फ तबाही था। अब उसके पास मकसद तो था, पर उसे पता नहीं था कि इस खुशबू को पकड़ा कैसे जाए। उसे एक गुरु की जरूरत थी और किस्मत उसे पेरिस के उस दौर के सबसे बड़े पर अब बर्बाद हो चुके परफ्यूमर जोसेपे बाल्दीनी के पास ले आती है। बाल्दीनी जो एक मशहूर परफ्यूम की नकल बनाने में
हफ्तों से नाकाम था। ग्रेनुई उसे मिनटों में सिर्फ सूंघ कर बना देता है। बाल्दीनी तो हैरान रह जाता है। वो उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसे खरीद लेता है और यहीं ग्रेनुई को इत्र बनाने की कला के रहस्य पता चलते हैं। हाँ, बाल्दीनी उसे बताता है कि हर परफेक्ट परफ्यूम वो संगीत की तरह होता है। उसमें 12 नोट्स यानी 12 अलग-अलग खुशबुएं होती हैं। हेड, हार्ट और बेस, 3 हिस्सों में बटी हुई। बिल्कुल। लेकिन फिर वो एक पुरानी मिस्र की कहानी सुनाता है, एक 13वें नोट के बारे में। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। वो बताता है कि अगर कोई इन 12 नोट्स के साथ वो रहस्यमयी 13वां नोट मिला दे तो एक ऐसा जादुई परफ्यूम बनेगा जिसे सूंघते ही इंसान को स्वर्ग की अनुभूति होगी, लोग उसके प्यार में पागल हो जाएंगे। और ग्रेनुई के लिए ये बस एक कहानी नहीं थी। उसे यकीन हो गया कि उस फल वाली लड़की की खुशबू ही वो 13वां नोट था। और अब यही उसका जुनून बन गया। वो बाल्दीनी से जिद करता है कि उसे खुशबू को कैद करने का तरीका सिखाए। खुशबू को भी तेल में उबालकर निकालने की कोशिश करता है। पर कुछ हाथ नहीं लगता। इस नाकामी से वो इतना टूट जाता है कि बीमार पड़ जाता है, लगभग मरने की हालत में। एक तरह का आर्टिस्टिक ब्रेकडाउन था ये। हाँ, मरते मरते वो बाल्दीनी से पूछता है, क्या खुशबू को कैद करने का कोई और तरीका है? और तब बाल्दीनी उसे इत्र की राजधानी ग्रास शहर के बारे में बताता है। ये सुनते ही ग्रेनुई में जैसे फिर से जान आ जाती है। ग्रास जाते हुए रास्ते में वो दुनिया से दूर एक गुफा में महीनों तक रहता है और वहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और भयानक सच पता चलता है कि उसके खुद के शरीर की कोई महक ही नहीं है। ये बात उसे तोड़कर रख देती है। एक इंसान जो पूरी दुनिया को उसकी गंध से जानता है, उसकी अपनी कोई गंध ही नहीं है। मतलब दूसरों के लिए उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो एक कुछ नहीं है। और ये एहसास उसे और भी ज्यादा बेचैन कर देता है। अब उसे सिर्फ खुशबू कैद नहीं करनी, उसे अपनी पहचान बनानी है। हाँ, एक ऐसा परफ्यूम बनाना है जिससे लोग उसे देख सके, उसे महसूस कर सकें और उससे प्यार कर सकें। तो अब उसका मिशन और भी ज्यादा पर्सनल और खतरनाक हो गया था। बिल्कुल। ग्रास पहुंचकर उसकी नजर एक अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की लोरा पर पड़ती है। और उसकी खुशबू वो ग्रेनुई के लिए अंतिम लक्ष्य बन जाती है, उसके परफेक्ट परफ्यूम का 13वां और सबसे जरूरी नोट। वहां वो इत्र बनाने की एक पुरानी तकनीक सीखता है जिसे एनफ्लोराज कहते हैं, जिसमें खुशबूदार चीजों को चर्बी की परतों के बीच रखा जाता है। और चर्बी धीरे धीरे उनकी सारी महक सोख लेती है। और ग्रेनुई को एहसास हुआ कि यही तरीका इंसानी खुशबू को कैद करने के काम आ सकता है। और वो इसका परीक्षण करता है। वो एक वेश्या की हत्या करता है और उसके शरीर को चर्बी में लपेटकर उसकी खुशबू को सफलतापूर्वक कैद कर लेता है। उसका तरीका काम कर गया था। और इसके बाद ग्रास शहर में खौफ का माहौल बन जाता है। एक एक करके खूबसूरत कुंवारी लड़कियों की लाशें मिलने लगती हैं। सबके बाल कटे हुए और शरीर नग्न। किसी को समझ नहीं आता है कि कातिल कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं, ग्रेनुई अपने 12 नोट्स इकट्ठा कर रहा था। अपने कलाकार की तरह पूरी लगन से अपना मास्टरपीस तैयार कर रहा था। उसके लिए वो लड़कियां इंसान नहीं, बस खुशबू के स्रोत थीं। शहर में कर्फ्यू लग जाता है लेकिन हत्याएं नहीं रुकती। लोरा के पिता को एहसास हो जाता है कि उनकी बेटी ही अगला निशाना है। वो उसे लेकर शहर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेनुई अपनी नाक के दम पर उन्हें ढूंढ निकालता है। और अंत में लोरा को भी मार डालता है। अपना 13 नोट वाला परफ्यूम पूरा कर लेता है। लेकिन परफ्यूम तैयार होते ही वो पकड़ा जाता है। और कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। ग्रेनुई को फांसी के मंच पर लाया जा रहा है। पूरा शहर उसे मरते देखने के लिए जमा है, नफरत से भरा हुआ। लेकिन तभी वो अपने रुमाल पर उस परफ्यूम की एक बूंद डालता है और उसे हवा में लहराता है। और फिर जो होता है वो किसी जादू से कम नहीं था। परफ्यूम की महक जैसे ही फैलती है, पूरा माहौल बदल जाता है। जल्लाद जो उसे मारने वाला था, उसके कदमों में झुक जाता है। हजारों लोगों की भीड़ जो उससे नफरत करती थी, उसे शैतान की जगह एक फरिश्ता समझने लगती है। नफरत की जगह हवा में प्यार और वासना घुल जाती है। लोग सारे बंधन तोड़कर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पूरा शहर एक सामूहिक प्रेम उत्सव में डूब जाता है। यहाँ तक कि लोरा के पिता जो उसे मारने के लिए तलवार लेकर आते हैं, वो भी उसे अपना बेटा मानकर गले लगा लेते हैं। ग्रेनुई ने दुनिया को जीत लिया था। लेकिन इस जीत के पल में ही उसे अपनी सबसे बड़ी हार का एहसास होता है। हाँ, यही कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। उसे समझ आता है कि लोग उससे प्यार नहीं कर रहे, वो तो उसके बनाए परफ्यूम से प्यार कर रहे हैं। वो सबको प्यार का एहसास करा सकता है लेकिन खुद कभी प्यार महसूस नहीं कर सकता। और उस पल उसे उस पहली लड़की की याद आती है। उस फल बेचने वाली लड़की की।
शायद वही एकमात्र इंसान थी जिसके प्रति उसने कुछ सच्चा महसूस किया था, स्नेह महसूस किया था। ये उस कलाकार की सबसे बड़ी त्रासदी है जो अपनी कला का अनुभव खुद नहीं कर सकता। बिल्कुल। परफ्यूम का असर खत्म होने के बाद शहर के लोग गहरी शर्मिंदगी में डूब जाते हैं। और इस घटना को भुलाने के लिए वो इल्जाम ग्रेनवी के सुपरवाइजर पर डालकर उसे फांसी दे देते हैं। और ग्रेनवे वो वहां से निकलकर वापस पेरिस पहुंचता है, अपनी जन्मभूमि। उसके पास इतना परफ्यूम बचा था कि वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकता था, राजाओं को झुका सकता था। लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं था। वो सब कुछ जीतकर भी हार चुका था। उसके अंदर का खालीपन भर नहीं सकता था। अंत में वो उसी मछली बाजार में पहुंचता है जहां वो पैदा हुआ था। और वहां मौजूद भूखे बेघर लोगों की भीड़ के बीच खड़ा होकर वो बची हुई परफ्यूम की पूरी शीशी अपने ऊपर उड़ेल देता है। वो दिव्य खुशबू लोगों को उसकी तरफ ऐसे खींचती है जैसे उसे छूना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। और वो उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। कुछ ही पलों में ग्रैनी का वजूद उस भीड़ में मिट जाता है। एक अजीब और भयानक अंत। और ये कहानी ये एक सवाल छोड़ जाती है ना? हाँ, कि किसी कला या जुनून को हासिल करने की क्या कोई सीमा होनी चाहिए? और शायद एक और बड़ा सवाल कि क्या किसी चीज को बना लेना उसे महसूस करने के बराबर हो सकता है? ग्रेनुई ने दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू बना ली, प्यार का एहसास बना लिया, पर प्यार की महक को कभी खुद महसूस नहीं कर पाया। शायद यही उसकी कहानी का सबसे दुखद पहलू है।